Hello everyone, welcome to my YouTube channel Genius Trader Hub. My name is देवराज मंडल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन शेयर लेके आया हूँ। उस कंपनी की एनालिसिस करने जाएंगे हम। ये कंपनी वर्ल्ड वाइड, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली वेल नोन कंपनी है। हर कोई जानता है इस कंपनी का नाम। आईटी में शानदार कंपनी है। इस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। तो आज हम इस कंपनी की एनालाइज करेंगे, सारे फंडामेंटल्स चेक करेंगे और उसके बाद हम एनालाइज करने के बाद हम एक डिसीज़न मेकिंग करेंगे कि इस कंपनी में हमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अपना जो हमारा जो पैसे हैं इस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सब जानेंगे हम। कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी के पूरी तरीके से फंडामेंटल्स एनालाइज करेंगे, कंपनी की सारी अकाउंटिंग्स को देखेंगे। देखने के बाद हम डिसीज़न मेकिंग करेंगे कि हमें इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कंपनी है इन्फोसिस, एवरीबडी नोज़ दैट कि कंपनी का नाम तो हर कोई जानता होगा। तो इस कंपनी के ओवरव्यू जानते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाउंडर्स कौन हैं, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई। तो कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई थी, फाउंडेड इट इज़ ऑन 1981। 1981 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। फाउंडर नारायण मूर्ति एंड 6 अदर्स को फाउंडर भी हैं इसमें। तो मेन हमने जो देखा है वो जो कंसिडर किया है वो नारायण मूर्ति और इनके साथ 6 को फाउंडर्स और भी है। हेड काउंटर्स बेंगलोर में है, इंडिया में। इंडिया के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर्स है। और सीईओ अभी 2026 में सलील पारेख जी हम इनके सीईओ हैं। इंडस्ट्री क्या करती है, किस चीज़ में है ये इंडस्ट्री, आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग इनका काम है। इनका शेयर्स कहाँ कहाँ है, तो दैट इज़ लिस्टेड ऑन एनएससी एंड बीएसई और एनएससी में लिस्टेड है, और एनवाईएसई एसई में भी लिस्टेड है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी ये लिस्टेड है। तो ये आप इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी आप इसको शेयर्स परचेज़ कर सकते हैं और ग्लोबली भी, जिसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी इसके शेयर्स परचेज़ कर सकते हैं। इन्फोसिस आप देख सकते हैं वहाँ पर भी। व्हाट इन्फोसिस डज, इन्फोसिस क्या करती है। इन्फोसिस इज़ अ ग्लोबल आईटी सर्विस कंपनी दैट हेल्प्स बिजनेस विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जो इंसान जो मैनुअली चल रहा होता है, मैनुअली करता है, उसको रिप्लेस करके डिजिटली करना। डिजिटली मीन्स कोई पेपर वर्क को रिड्यूस करके उसमें डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर देना, मतलब सिस्टम के थ्रू वो काम करना, कंप्यूटर के थ्रू वो काम करना। तो ये सब चीज़ें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस में ये इन्वॉल्व है। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई का मतलब है, चलो आप उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई में चलो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इसके बारे में। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड और क्लाउड कंप्यूटिंग एआई क्या चीज़ है। तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। व्हाट इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है किसी भी कंपनी, बिजनेस या संगठन में डिजिटल तकनीकों, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करके उसके काम को करने के तरीके को पूरी तरीके से बदल देना, ताकि वह ज़्यादा तेज़, बेहतर और ग्राहक केंद्रित बन सके। आसान भाषा में देखें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है पुराने मैनुअल, हाथ से होने वाले कामों को डिजिटल सिस्टम में बदलना। नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना। पहले बैंक में लंबी लाइन लगती थी, अब आप मोबाइल ऐप से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस। पहले दुकान से सामान खरीदना पड़ता था, अब ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे
जेप्टो पे कहीं भी आप इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। दैट इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। काम को तेज और आसान बनाना, खर्च कम करना, ग्राहकों को बेहतर सेवा देना, नई नई सेवाएं शुरू करना, दैट इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें से कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है इसमें? क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन टूल्स। सो दीज आर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस। का मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्म का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी लगाना नहीं, बल्कि पूरे बिजनेस को स्मार्ट और डिजिटल तरीके से चलाना है। तो नॉर्मली इन सब चीज़ों में आ इन सब चीज़ों में ये इन्फोसिस इंक्लूड है, इन्फोसिस इन्वॉल्व है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई के बारे में जानते हैं हम। अच्छे से क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई के बारे में जानते हैं कि देखो ये बिजनेस में इन सब जो इन्फोसिस का काम क्या है, दूसरी कंपनियों को इन सब चीज़ के बिजनेस में सहायता करना। वो अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, आईटी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं, उनका काम लेते हैं, उनका मैनुअल काम को डेवलप करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस में। तो हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हैं कि क्या चीज़ होती है। अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई के बारे में समझेंगे समरी में छोटा छोटा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब इंटरनेट के जरिए डेटा और सॉफ्टवेयर को स्टोर और एक्सेस करना, बजाय अपने कंप्यूटर या हार्ड ड्राइव में रखने का। तो देखो इनके खुद के बड़े बड़े डेटा स्टोरेज सर्वर होते हैं। तो ये कंप्यूटर में स्टोरेज नहीं करने, इनके अलग से डेटा और सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के एक्सेस करने बजाय कंपनी अपने कंप्यूटर या हार्डवेयर में रखने के बजाय ये अपने सर्वर में रखते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट के जरिए डेटा और सॉफ्टवेयर को स्टोर और एक्सेस करना, बजाय अपने कंप्यूटर या हार्ड ड्राइव में रखने के। आसान भाषा में देखें, आपका डेटा किसी दूर के सर्वर में सेव रहता है, आप उसे कहीं से भी इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण जैसे कि गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में हम अपना डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर पूरी मूवी देखना, कहीं भी बैठ के आप नेटफ्लिक्स पे पूरी मूवी देख सकते हैं। जीमेल इस्तेमाल करना, कहीं भी बैठ के अपने जीमेल के एक्सेस ले सकते हैं। तो दीज आर द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई। फ़ायदे, कहीं से भी एक्सेस, डेटा सुरक्षित रहता है, स्टोरेज की भी चिंता नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीन को इस तरह बनाना कि वे इंसानों की तरह सोचे और सीख सके। कंप्यूटर खुद से सीखता है और फैसले लेता है, जैसे कि चैट जीपीटी आज की डेट में, कि कोई भी काम, कोई भी इंफॉर्मेशन चुटकी में आपको प्रोवाइड कर देता है। किसी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में समझना हो, 1 सेकंड में आपको आंसर देता है। दैट इज़ चैट जीपीटी। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम, जो नोटिफिकेशंस आते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स आते हैं यूट्यूब में। कोई भी अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, किसी रुचि में, तो उसका रिकमेंडेशंस आपके पास ऑटोमेटिक आ जाता है। दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई। सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटोमेटिक कार है जो खुद ही चल रही है, इंसान की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब दैट रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करती है। मतलब कम से कम ह्यूमन एफर्ट्स लगता है, वो ऑटोमेटिक ही मशीन काम करती हैं। तो इन सब चीज़ों में इन्फोसिस बिजनेस में हेल्प करती है, लोग अपनी इस कंसल्टेंसी देके। फेस रिकग्निशन, मोबाइल अनलॉक हो जाता है फेस के थ्रू, दैट इज़ एआई। काम तेज़ी से होता है, फ़ायदे इस चीज़ का ये है, काम तेज़ी से होता है, गलतियाँ कम होती हैं, ऑटोमेशन बढ़ता है। तो नॉर्मल ये हमने इतना जाना क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। अब हम फिर से ओवरव्यू पे जाते हैं
कंपनी के। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ते हैं, चलो। साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क और डेटा को हैकिंग, वायरस और ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखना। ठीक है। इंटरनेट पर मौजूद आपकी जानकारी, डेटा को चोरी, नुकसान या दुरुपयोग से बचाना ही साइबर सुरक्षा है। उदाहरण के लिए आपके बैंक अकाउंट को हैक होने से बचाना, मोबाइल में वायरस से सुरक्षा, सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित रखना। साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं? साइबर खतरे क्या है? हैकिंग, किसी सिस्टम को अनियंत्रित तरीके से एक्सेस करना, फिशिंग, फर्जी ईमेल मैसेज से जानकारी चुराना, मैलवेयर वायरस, नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर, रैंसमवेयर, डेटा ब्लॉक करके पैसे मांगना। इन सब चीज़ों पे ये काम करती है इन्फोसिस। बचाव कैसे करें? मजबूत पासवर्ड रखें, OTP। दीज आर द साइबर सिक्योरिटी। इस पे भी ये बिज़नेस पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं। आज के डिजिटल युग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ऑनलाइन जा रहे हैं उतना ही खतरा भी बढ़ रहा है खतरा भी बढ़ रहा है। इसलिए सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। आओ फिर से देखते हैं। सो व्हाट इन्फोसिस डज, इन्फोसिस क्या करती है ये हमने पढ़ा। इन्फोसिस इज़ अ ग्लोबल IT सर्विस कंपनी दैट हेल्प्स बिजनेस विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर बनाती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस करती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड AI, साइबर सिक्योरिटी एंड बिजनेस कंसल्टिंग। इट सर्व्स क्लाइंट्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग, हेल्थ केयर, रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं, कहाँ कहाँ ये बिज़नेस प्रोवाइड करती है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये अपना सर्विसेज को देती है, प्रोवाइड करती है। ग्लोबली प्रेजेंस कंपनी है, वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेगी कंपनी। इसका जो बिज़नेस है वर्ल्ड वाइड है। ऑपरेट्स इन 50+ कंट्रीज़, 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये ऑपरेट करती है अपना बिज़नेस। डिलीवर सेंटर्स इन इंडिया, US, यूरोप एंड एशिया। लार्ज ट्रेनिंग कैंपस इन मैसूरी, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉरपोरेट ट्रेनिंग सेंटर्स इन दी वर्ल्ड। सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर इनका वर्ल्ड में मैसूरी में है। की स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रॉन्ग रेपुटेशंस इन IT कंसल्टिंग, IT आउटसोर्सिंग में स्ट्रॉन्ग रेपुटेशंस। फोकस ऑन डिजिटल्स एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज। लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स लाइक बैंक्स एंड फॉर्च्यून 500 कंपनीज, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी। डिविडेंड पेइंग कंपनी क्या है? कंसिस्टेंटली ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। इसकी की स्ट्रेंथ से है इस कंपनी की। स्ट्रॉन्ग रेपुटेशंस इन IT आउटसोर्सिंग, फोकस ऑन डिजिटल्स एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी, लॉन्ग टर्म्स क्लाइंट लाइक बैंक्स एंड फॉर्च्यून 500 कंपनीज, कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी। डिविडेंड कंपनी का प्रॉफिट में से, जब वो अपने प्रॉफिट में से पूरे हर साल ये डिविडेंड पे करती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ मुनाफा निकाल के अपने शेयर होल्डर को देना।
जो इनके शेयर्स खरीदते हैं उन शेयर होल्डर को पैसा देना डिविडेंड के नाम पे, तो दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। तो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी है कि इसके जो शेयर्स खरीदता है साल में उसको डिविडेंड मिलते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, जब भी कंपनी देती है तो पूरे साल में इनको डिविडेंड मिलता ही मिलता है। कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेयर कंपनी है ये। फाइनेंशियली स्टॉप स्नैपशॉट्स, वन ऑफ द टॉप आईटी कंपनी इन द इंडिया, स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ्स ओवर ईयर्स, हाई एक्सपोर्ट रेवेन्यू, मेजर्स अर्निंग फ्रॉम यूएस एंड यूरोप। तो जो अपनी आईटी कंसल्टिंग है इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड करती है, तो जो मेजर कंसल्टेंसी जहाँ प्रोवाइड कर रही है ये यूएस और यूरोप में। कंपटीटर्स कौन है इसके? इन्फोसिस के कंपटीटर्स हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो एंड एचसीएल टेक। दीज आर द कंपटीटर्स। वाई? अब इसमें वो लिखा है वाई इन्वेस्टर्स लाइक इन्फोसिस। इन्वेस्टर्स को इन्फोसिस क्यों पसंद है, इन्फोसिस कंपनी ज़्यादा इन्वेस्टर्स क्यों अट्रैक्ट होते हैं इन्फोसिस पे? तो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी है, रेगुलर डिविडेंड्स एंड बायबैक, कंसिस्टेंटली ये डिविडेंड्स पे करती है, और बायबैक मीन्स कि शेयर्स के प्राइस शेयर्स बायबैक करती है, कि ऑफ़र प्रोवाइड करती है शेयर होल्डर्स को कि अभी जो करंट प्राइस चल रहा है हम इसको ज़्यादा रेट पे ख़रीदने के लिए तैयार हैं। इस तरीके के ऑफ़र देते हैं कि करंट प्राइस सपोज़ करो मार्केट में चल रहा है इन्फोसिस का 1300 रुपये, तो इन्फोसिस ने बायबैक ऑफ़र निकाला कि वो शेयर्स तुम 1700 पे ख़रीद सकती है कंपनी, तो 1700 रुपये में मिल जाते हैं बायबैक के ऑफ़र, कि उस शेयर्स को 1700 रुपये में खरीदे, 1300 के शेयर्स 1700 रुपये में खरीद रही है कंपनी। इस तरीके के रेगुलर डिविडेंड्स एंड बायबैक्स करना। लीडर इन आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में लीडर है, हर किसी को पता है। गुड लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल्स। रिस्क क्या है कंपनी का? सबसे पहले डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, यूजुअली यूएस मार्केट। करेंसी फ्लक्चुएशन, करेंसी फ्लक्चुएशंस मीन्स करेंसी फ्लक्चुएशंस कि अगर क्या कहते हैं ग्लोबली यूएस में मतलब जो इंडियन रुपीज़ है उसका ऊपर उतार चढ़ाव, रेट कम होना या बढ़ना, अगर रेट कम होता है तो नॉर्मली कंपनी को फ़ायदा होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो इस सब पे डिपेंडेंट है। ये रिस्क है कि मार्केट में इंडिया का प्राइस घट जाए बढ़ जाए, ये सब चीज़ों पे डिपेंड रहती है मार्केट, ये ग्लोबली प्रेजेंट है इस वजह से। हाई कंपटीटर्स इन आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर्स के बड़े बड़े कंपटीटर्स हैं इसके सामने, तो ये रिस्क बना रहता है, ये इनके रिस्क फैक्टर है। आओ अब हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स एनालाइज करते हैं। कंपनी के बारे में हमने जान लिया कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, सीईओ कौन है, कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी किस किस बिज़नेस में इन्वॉल्व है, मतलब किस चीज़ में इन्वॉल्व है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये हमने जाना। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं। तो पहले फंडामेंटल जानने के लिए पहले हम अच्छी तरीके से इसकी फंडामेंटल्स की एनालाइज करने के लिए पहले कुछ हम छोटे छोटे चीज़ें हम जान लेते हैं अकाउंट्स के बारे में कि किसे क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद हम पूरे के पूरे अकाउंट्स चेक करेंगे इनके। तो सबसे पहले मार्केट कैप क्या होता है हम ये जानते हैं। अगर हम मार्केट कैपिटल देखें तो इसका मार्केट कैपिटल है 5,27,551 करोड़ का मार्केट कैपिटल है आज की डेट में। मतलब मार्केट कैपिटल क्या है, कंपनी की कुल कीमत कितनी है, कंपनी की कुल अगर कीमत अगर देखे जाए तो कंपनी की कुल कीमत है 5,27,551 करोड़। टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है, पूरी कंपनी की वैल्यू क्या है पूरी स्टॉक मार्केट में अगर हम देखें तो 5,27,551 करोड़ इस कंपनी की वैल्यू है। और ये कैसे निकलता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी की कुल कीमत शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय कुल शेयर। बिग मार्केट कैपिटल है इज इक्वल टू लार्ज स्टेबल कंपनी है। करंट प्राइस मार्केट में इसका क्या चल रहा है, इसके एक शेयर का
अभी जो करंट शेयर प्राइस है वो है 1301 रुपये, 1301 रुपीज़। द प्राइस एट विच द स्टॉक इज़ करेंटली ट्रेडिंग, अभी शेयर किस कीमत पर ट्रेडिंग हो रहा है? 1301 रुपये पर। हाई लो, एक साल में कितने ऊपर तक ये शेयर गया है और कितने कम कितने पे गया है ये बता रहा है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस इन द लास्ट 1 ईयर, 1728 इसका हाईएस्ट प्राइस है और लोएस्ट प्राइस है इसका 1215 रुपीज़। तो मतलब ये लो, कम से कम लो पे कितना गया? 1215 ये लो पे गया है, और हाई पे कितना गया? मैक्सिमम हाई कितना गया? 1728 रुपीज़। पिछले एक साल का सबसे ज़्यादा और सबसे कम भाव ये शो कर रहा है। ठीक है। स्टॉक पी को जानते हैं हम। स्टॉक पी क्या होता है? स्टॉक पी अभी इसका 18.3 चल रहा है। स्टॉक पी क्या होता है? स्टॉक पी रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। मतलब कंपनी में, अगर कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 1 रुपये, इस कंपनी में 1 रुपये अर्न करने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? तो मतलब 1 रुपये कमाने के लिए 18.3 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो स्टॉक पी रेशियो हमें बताता है कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ज़्यादा महंगी है या सस्ती है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज़ हाउ एक्सपेंसिव द स्टॉक इज़ कंपेयर टू इट्स अर्निंग। पी रेशियो बताता है कि शेयर अपनी कमाई के मुकाबले महंगा है या सस्ता है। ठीक है। लोअर पी इट मीन्स चीप जनरली, हायर पी इट मीन्स एक्सपेंसिव। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसका देखते हैं कि वो शेयर, वो उसको हम इसके स्टॉक प्राइस से नहीं देखा जाता, हमें पी रेशियो से पता चलता है। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं महंगा है या सस्ता है उसके प्राइस से ना, तो हम शेयर प्राइस से ही नहीं जज कर सकते कि ये शेयर महंगा है या घटिया है, सस्ता है, महंगा है या सस्ता है, उससे जज नहीं कर, हमें पी रेशियो देखना पड़ता है। तो हमें ये पता लगता है कि 1 रुपये कमाने के लिए इस कंपनी में मुझे कितना पैसा लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो 1 रुपये कमाने के लिए 18 रुपये 30 पैसे लगे, 18.3 रुपीज़ लगेंगे आपको इन्फोसिस में। तो यही बोला है कि ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इट्स अ चीपर अपने स्टॉक पी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। ठीक है। बुक वैल्यू 205 रुपीज़ बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू क्या बोलता है हमें? वैल्यू ऑफ कंपनी एसेट्स पर शेयर। ठीक है। एज पर कंपनी बुक्स एक शेयर की क्या कीमत है। ठीक है। कंपनी के एसेट्स, कंपनी के पूरे वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखें, कंपनी के हिसाब से देखें, कंपनी के एसेट्स के मुकाबिल अकॉर्डिंग देखें, तो हमारा बुक वैल्यू क्या है शेयर का? 205 रुपये। एक बुक वैल्यू 205 रुपये। तो कहने का मतलब है कि ऑल ओवर 205 रुपीज़ कंपनी की बुक वैल्यू है, कि अगर कंपनी को कुछ हो जाए तो कंपनी कंपनी अगर पूरी तरीके से डूब भी जाए, कंपनी के सारी चीज़ें बिक जाए, तो एक शेयर होल्डर को कितने पैसे मिल सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को? तो बोल रहे हैं 205 रुपये तक बुक वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। दैट इज़ बुक वैल्यू। वैल्यू ऑफ कंपनी एसेट्स पर शेयर्स, प्रति शेयर कंपनी की असली संपत्ति की कीमत, एक्चुअल शेयर्स की वैल्यू इतनी है। डिविडेंड यील्ड 3.31%, डिविडेंड यील्ड 3.31% है। परसेंटेज रिटर्न यू गेट एज डिविडेंड एनुअली, साल में मिलने वाले डिविडेंड 3.31% तक शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाते हैं। कहने का मतलब आपने शेयर खरीदा, कंपनी पूरे साल में 3.31% का तो डिविडेंड ही बांट देती है। इतनी बढ़िया कंपनी है कि मतलब आपने पैसा लगा के छोड़ दो, आपको 3.31% तक के आपके वैल्यू पे पैसा मिल जाएगा। इतना आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है डिविडेंड के नाम पे। शेयर की वैल्यू बढ़ रही है वो बात अलग, वो अलग चीज़ है। प्लस डिविडेंड भी 3.31% तक को डिविडेंड मिल जाता है। मतलब कि आपको एक एफडी की तरह भी आप अपने शेयर को रख रहे हो तो 3.3% तो रिटर्न आपको मिल ही रहा है। ठीक है। तो एक अच्छी कंपनी की एक निशानी ये होती है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटे। तो एक गुड कंपनी की निशानी है कि हाँ, मतलब कि वो अगर रिजर्व्स
रिजर्व्स के साथ साथ अपनी कंपनी में रिजर्व्स भी रख रहे हैं, उसके साथ साथ अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी बांट पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो अपने उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के अपने शेयर होल्डर्स को भी दे रही है। गुड फॉर इन्वेस्टर्स, ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अगर हर एक इन्वेस्टर्स ये चाहता है कि उसकी कंपनी उन्हें डिविडेंड्स दे। ठीक है, ROCE क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROCE कंपनी का 37.5% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बोलता है? हाउ एफिशिएंटली कंपनी यूज़ कैपिटल। ठीक है, कंपनी अपने लगाए गए पैसे से कितना अच्छा मुनाफा कमा रही है। ठीक है, हायर इज बेटर, 15% मोर देन इज स्ट्रॉन्ग। अगर कंपनी ने अपने पैसे कितने इन्फोसिस में कितना कंपनी ने अपना कैपिटल लगाया और उस कैपिटल से कितना पैसा कमा रही है, तो भाई कंपनी अपने जो कैपिटल लगा रही है उससे बिजनेस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 37.5%। दैट इज स्ट्रॉन्ग, कि मतलब 100 रुपये लगाया तो 37.5% का रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो कैपिटल जितना कंपनी लगा रही है उसके हिसाब से रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 37.5% है। दैट इज़ गुड, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग। मतलब अच्छा कितना माना जाता है? अगर 15% से ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है तो दैट इज़ स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे तो 37.5% है। ठीक है, तो दैट इज़ स्ट्रॉन्ग, एक गुड इंडिकेशंस है, एक अच्छी इंडिकेशन है कि हाँ हमें 37.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट देखने का मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28.8%। रिटर्न ऑन इक्विटी 28.8% क्या बोल रहा है? रिटर्न ऑन इक्विटी प्रॉफिट जनरेटेड ऑन शेयर होल्डर्स मनी। अब कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है? जो शेयर होल्डर जो पैसा लगा रहे हैं उनके पैसे लगाने से कितना परसेंटेज रिटर्न आ रहा है प्रॉफिट में, तो दैट इज़ 28.8%। शेयर होल्डर के पैसे पर कंपनी कितना रिटर्न दे रही है, तो दैट इज़ 28.8%। ये भी बहुत अच्छा है। हायर ROE इज़ मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी स्ट्रॉन्ग है। तो दो चीज़ तो हमें एकदम गुड इंडिकेशंस आई हैं। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू जैसे कंपनी की 5 रुपीज़ पर वैल्यू है, तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स सेट बाय द कंपनी की ओरिजिनल फेस वैल्यू जो कंपनी ने जो शेयर्स की रखी है वो दैट इज़ 5 रुपीज़, और इसके ऊपर जो होता है वो सारा प्रीमियम होता है। यूज़ फॉर बेसिकली फेस वैल्यू यूज़ फॉर डिविडेंड्स एंड स्टॉक स्प्लिट्स। ठीक है, डिविडेंड देने के लिए और स्टॉक स्प्लिट करने के लिए ये यूज़ होता है। आओ ऑल ओवर अगर देखें तो कंपनी के ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी इन्फोसिस लुक्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड पेइंग स्टॉक, पी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो इज़ मॉडरेट, नॉट टू एक्सपेंसिव। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब आओ थोड़ा कंपनी के हम थोड़े से उसके बारे में जानते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ देखें। तो बैलेंस शीट के कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम पढ़ते हैं, जानते हैं बैलेंस शीट क्या होती है। तो बैलेंस शीट अगर देखें क्या है? एसेट्स व्हाट कंपनी ओन्स इज इक्वल टू लायबिलिटी व्हाट कंपनी ओज। कंपनी का कितना खुद का है, कंपनी का कितना उधारी पर है, उन दोनों को बराबर करें तो दैट इज़ बैलेंस शीट। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। इक्विटी कैपिटल क्या होती है? इक्विटी कैपिटल क्या होती है? मनी इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर द्वारा लगाया गया मूल पैसा, दैट इज इक्विटी कैपिटल। स्टेबल इक्विटी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बेस। रिजर्व्स प्रॉफिट सेव्ड बाय द कंपनी ओवर टाइम। ठीक है, रिजर्व्स क्या होते हैं? कंपनी द्वारा बचाया गया मुनाफा, रिजर्व्स दैट इज रिजर्व्स। हाई रिजर्व्स इज इक्वल टू फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी। कंपनी अपने प्रॉफिट में से जब कुछ पैसा निकाल के रिजर्व्स रखती है, रिजर्व्स में पैसा डालती है तो उसे रिजर्व कहते हैं। ये नॉर्मली कंपनी की ग्रोथ, कंपनी के डिविडेंड्स पे करने के लिए, फ्यूचर में
कंपनी के ग्रोथ हो, ग्रोथ करने के लिए कुछ पैसे की यूटिलाइज करें, तो दैट वहाँ से हम रिजर्व में से निकालते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व कंपनी का फाइनेंशियली स्ट्रांग माना जाता है कि एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है। ठीक है। बोरोइंग्स मतलब उधारी, बोरोइंग्स उधारी होती है। बोरोइंग्स बोले तो कंपनी ने लोन्स जो ले रखे हैं वो सब, लोन टेकन बाय दी कंपनी, कंपनी द्वारा लिया गया कर्ज। लेस बोरिंग्स इट मीन्स सेफ कंपनी, कंपनी में अगर कम से कम लोन हो तो दैट इज़ सेफ कंपनी, सेफर कंपनी मानी जाती है वो। अदर लाइबिलिटीज़ क्या है? अदर ऑब्लिगेशंस, पेबल्स, ड्यूज, प्रोविजंस, अन्य देनदारी जैसे भुगतान, बाकी कर्ज आदि, ये सब अदर लाइबिलिटीज़ में आते हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ अगर हम देखें तो टोटल लाइबिलिटीज़ कैसे बनती है? टोटल लाइबिलिटीज़ बनती है टोटल ऑफ ऑल ऑब्लिगेशंस, इक्विटी प्लस डेट्स प्लस अदर, इक्विटी और डेट्स प्लस अदर्स को जोड़े तो दीज आर टोटल लाइबिलिटीज़, जिसमें इक्विटी भी आ गए, डेट्स आ गए मतलब उधारी, बोरोइंग्स, अदर लाइबिलिटीज़, इन सबको जोड़ दे तो टोटल लाइबिलिटीज़। ठीक है। तो इक्विटी हमने पढ़ लिया। इक्विटी क्या था हमने अभी पढ़ा इक्विटी के बारे में? मनी इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, दैट इज़ इक्विटी कैपिटल। जितने भी शेयर होल्डर ने पैसे लगा रखे हैं कंपनी में, मनी इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर, दैट इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब शेयर्स में जितना पैसा लगा रखा है शेयर होल्डर ने, कंपनी में जो पैसे लगा रखे हैं इक्विटी के रूप में, उसे इक्विटी कैपिटल बोलते हैं। स्टेबल इक्विटी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बेस। अब आओ एसेट्स के बारे में जानते हैं। एसेट्स क्या होती है? एसेट साइड में जो एसेट्स आती है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? फिजिकल एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, इक्विपमेंट्स, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ठीक है। CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शंस। कंपनी ने कुछ ऐसे एसेट्स लिए, जैसे कंपनी की कोई बिल्डिंग है, कंपनी ने बिल्डिंग है वो अभी पूरी तरह ज़मीन ले ली है कंपनी ने, तो वो बनी नहीं है अभी पूरी तरह से, कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें। ठीक है। तो ऐसी बिल्डिंग्स को कहाँ दिखाते हैं? एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन में दिखाते हैं, CWIP में दिखाते हैं। कंपनी ने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लिया है जो कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं, उस पर रिसर्च चल रही है, उस पर उसकी कीमत बन चुकी है कि हाँ उस पर रिसर्च करी उन्होंने, अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है कंपनी में, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वो सब चीज़ें जो कंप्लीट नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन, बट दैट इज़ एसेट्स, वो एसेट्स हैं कंपनी की, तो उनकी भी वैल्यू है। वो उसको कहाँ दिखाए? जितनी उनकी वैल्यू होती है वो हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाते हैं। ठीक है। एसेट्स कंट्रैक्शन, नॉट येट रेडी, निर्माणाधीन संपत्ति अभी उपयोग में नहीं है। करेक्ट। ये आती है CWIP। ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं ताकि जब हम फंडामेंटल्स को एनालाइज करें तो हमें पता हो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स तो हमें पता ही है। फिक्स्ड एसेट्स जो कि जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, ऑफिसेज हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया। ठीक है। जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज़ होती है कंपनी में। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? मनी इन्वेस्टेड इन शेयर्स, बॉन्ड्स और सब्सिडीज, कंपनी द्वारा किए गए निवेश। जहाँ कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती है उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब कंपनी ऐसा, ये कंपनी क्या अपने बिजनेस से पैसा कमा रही होती है? नहीं, सिर्फ अपने बिजनेस से पैसा नहीं, वो जब उनके प्रॉफिट जनरेट होते हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या पता इन्फोसिस ने विप्रो में इन्वेस्टमेंट किया हो, क्या पता HCL में अपने कंपटीटर में उनके शेयर्स खरीद लिए हो, बॉन्ड्स खरीद लिए हो। ठीक है। तो वो भी तो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कंपनी भी तो एक इन्वेस्टर हो सकते हैं, उनके पास भी राइट्स होते हैं किसी भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स शेयर्स खरीद सके। तो कहने का मतलब, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नहीं कि उसने खरीद रखे होंगे, नहीं, कहने का मतलब कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट्स। या किसी लैंड में पैसा लगा दिया। ठीक है। किसी खाली ज़मीन में पैसा लगा दिया और उसे छोड़ रखा है। ठीक है। उसको बेचेंगे, रियल स्टेट में पैसा लगा दिया, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट्स। बॉन्ड्स खरीद लिए, किसी कंपनी ने बॉन्ड्स खरीद लिए कहीं के, किसी जगह के, किसी चीज़ के, तो वो इन्वेस्टमेंट्स, ये सब इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है। अदर एसेट्स इंक्लूड्स कैश, रिसीवेबल्स एंड अदर्स करंट एसेट्स, नगद, ग्राहकों से मिलने वाले पैसे आदि, इंपॉर्टेंट फॉर लिक्विडिटी।
ये अदर एसेट्स होते हैं, दैट इज़ करंट अदर एसेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं। कैश हो गया, रिसीवेबल्स हो गए और अदर कोई करंट एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स, टोटल वैल्यू ऑफ एवरीथिंग दी कंपनी ओन्स, कंपनी की खुद की कुल संपत्ति जो है उसे टोटल एसेट्स बोला जाता है। मस्ट ऑलवेज इक्वल टोटल और लिक्विडिटी लाइबिलिटीज़। सिंपल एनालिसिस फॉर योर स्क्रीन शॉट्स इनसाइट्स अगर देखें, रिजर्व्स इंक्रीज मतलब इंक्रीज अ लॉट, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ, बोरोइंग स्टेबल्स, डेट अंडर कंट्रोल, एसेट्स ग्रोइंग, कंपनी एक्सपैंडिंग, ओवरऑल इन्फोसिस लुक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ओवरऑल हमें ये देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स बढ़ता है तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट है। बोरिंग अगर स्टेबल है तो कंपनी कम अपने डेट्स उधारी कम कर रही है, अंडर कंट्रोल में है। एसेट्स बढ़ रही है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। ये देख के हमें पता चलता है। हमें ये चीज़ इन फंडामेंटल्स के बारे में बता रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि अगर रिजर्व्स बढ़ रहा है तो इट मीन्स प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग है। अगर ईयर बाय ईयर अगर हमें रिजर्व्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो मतलब कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है हर साल ज़्यादा से ज़्यादा। बोरिंग स्टेबल्स है मतलब कंपनी लोन्स नहीं ले रही है, कंपनी के डेट्स अंडर कंट्रोल्स हैं, ठीक है। एसेट्स बढ़ रही है, अगर कंपनी के अगर फिक्स एसेट्स आपको बढ़ते हुए देख रहे हैं तो अगर फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स क्या हो रहा है, फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं, कंपनी के एसेट्स बढ़ रही हैं, ठीक है। कंपनी बिल्डिंग्स बना रही, कंपनी बिल्डिंग्स खरीद रही है बार बार, तो इट मीन्स कंपनी एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस, कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, ठीक है। तो हर साल हमें देखने को मिल रहा है। इजी फॉर्मूला टू रिमेंबर, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। आओ अब थोड़ा सा हम कैश फ्लो के बारे में जाने। देखो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने सिंपल सा हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं, हम एक फंडामेंटल्स को देखने, अभी हम फंडामेंटल्स देखा नहीं है हमने, मगर उसके बारे में जान रहे हैं। फिक्स एसेट्स क्या होता है, CWIP क्या होता है, अदर लाइबिलिटीज़ क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, रिजर्व्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अभी हम कैश फ्लो की टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। कैश फ्लो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या होता है कैश फ्लो। क्या होता है कैश फ्लो? शोज एक्चुअल कैश मूवमेंट इन दी कंपनी, नॉट जस्ट प्रॉफिट, ठीक है। कंपनी में कैश का मूवमेंट कैसा हो रहा है, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, हर तरीके से देखेंगे हम कैश का मूवमेंट कैसा हो रहा है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो शोज एक्चुअल कैश मूवमेंट इन दी कंपनी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर हम देखा जाए तो ये इन्फोसिस का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 35,694 करोड़। कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर्स बिजनेस ऑपरेशंस लाइक IT सर्विसेज, कंपनी के मुख्य बिजनेस से आने वाली असली कैश, मतलब जो कंपनी बिजनेस कर रही है, जो इन्फोसिस कंपनी का मेन सोर्स क्या है, बिजनेस, IT कंसल्टिंग सर्विसेज। तो कंपनी का मेन बिजनेस सोर्स ये है, यहाँ से जो पैसा आ रहा है उसी को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग कैश एक्टिविटी। तो कैश जनरेटेड, यहाँ से जो कैश जनरेट हो रहा है, कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशंस लाइक IT सर्विसेज, कंपनी के मुख्य बिजनेस से आने वाली असली कैश, ओके। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज फॉर इन्वेस्टमेंट्स, बाइंग एसेट्स कंपनी एक्सेट्रा, निवेश में लगाया गया पैसा जैसे नई संपत्ति खरीदना। नेगेटिव इज यूजुअली गुड मीन्स कंपनी इज यूजुअली गुड मीन्स कंपनी इज इन्वेस्टिंग। अगर हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव में दिख रहा है तो इट मीन्स ये अच्छी निशानी है कि कंपनी इज डूइंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। तो कैश, अगर कैश का यूज़ हो रहा है इन्वेस्ट, कैसे कोई एसेट्स खरीद लिया, कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, इन सब जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज़ कैश यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, बाइंग एसेट्स कंपनी एक्सेट्रा, ओके। अब चलते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? कैश रिलेटेड टू, मतलब कैश की फ्लक्चुएशन कैसे हो रही है। एक तो कैश आ रहा है या जा रहा है कंपनी के ऑपरेटिंग बिजनेस से, ठीक है, कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, वहाँ पे पैसा लगा रही है और वहाँ से पैसा कमा रही है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गई। तो यहाँ से कैश मूवमेंट देखा, एक कैश मूवमेंट देखा, कंपनी ने अपने पैसे कमा, जो पैसे हैं वो इन्वेस्टमेंट में लगाए,
तो मतलब अगर नेगेटिव में शो कर रहा है, अगर हमें वो, तो इट मीन्स कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है इतना, ठीक है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश रिलेटेड टू लोन्स, डिविडेंड्स, बायबैक एक्सेट्रा, कर्ज, डिविडेंड और शेयर बायबैक से जुड़ा कैश फ्लो। नेगेटिव हेयर ऑफन मीन्स पेइंग डिविडेंड, कंपनी पे कर रही है डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को, पेइंग बैक लोन्स, कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कंपनी ने कहीं से लोन ले रखा है, लोन लिया है, या अपने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, लोन लिया है, तो दैट इज इन शोइंग इन द पॉजिटिव। अगर वो पे कर दिया तो दैट शोइंग इन नेगेटिव, ठीक है। पेइंग बैक लोन्स, लोन्स को पे कर रही है, तो ये सारे जो कैश का मूवमेंट होता है वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखने को मिलता है, ठीक है। नेट कैश फ्लो 9,669 करोड़, टोटल कैश लेफ्ट आफ्टर ऑल एक्टिविटीज़, सभी गतिविधियों के बाद बचा हुआ कुल कैश, ठीक है। पॉजिटिव कैश इंक्रीजिंग, अगर इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सब करने के बाद जो नेट कैश फ्लो बचता है, तो अगर वो पॉजिटिव में है तो दैट मीन्स कैश इज इंक्रीजिंग, हमारे पास कैश ज़्यादा पड़ा हुआ है। फ्री कैश फ्लो 33,457 करोड़, कैश लेफ्ट आफ्टर बिजनेस एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट, खर्च और निवेश के बाद बचा हुआ असली फ्री कैश। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स, हाई फ्री कैश फ्लो इज स्ट्रॉन्ग कंपनी। CFO OP, रेशियो ऑफ कॉस्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मुकाबले कैश फ्लो कितना है। अबव 100% इज एक्सीलेंट, सो रियल अर्निंग क्वालिटी, ठीक है। सिंपल एनालिसिस, ऑपरेटिंग कैश वेरी स्ट्रॉन्ग, फ्री कैश फ्लो इज हाई, फाइनेंसिंग नेगेटिव, डिविडेंड बायबैक गुड साइन, इन्वेस्टिंग स्लाइटली नेगेटिव, एक्सपेंशन, ओवरऑल इन्फोसिस कैश फ्लो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हमें देखने को मिल गया, पता लग गया। देखो हम जितनी भी चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं, अभी तो हमने जस्ट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है, टर्मिनोलॉजीज पढ़ने के बाद ही हमें इतना समझ आ गया कि भैया इसकी इन्फोसिस कैश फ्लो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। आओ कुछ रेशियोज़ के बारे में जानते हैं। रेशियोज़ क्या, डेटा डेज, इन्फोसिस की डाटा डेज 70 डेज है। डेट एवरेज नंबर ऑफ डेज, डाटा डेज क्या है, एवरेज नंबर ऑफ डेज द कंपनी टेक्स टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द कस्टमर। मतलब अपने कस्टमर, जो कंपनी ने उधारी पे पैसा दे रखा है, इधर कंपनी ने उधारी पे पैसा दिया है किसी को, अगर इन्फोसिस ने जिसको उधारी पे पैसा दिया है, तो जो जिसके पास को जिनको पैसा दिया वो कंपनी के लिए डेटर्स हैं। अगर उनसे पैसा कलेक्ट करने के कितना समय, उसे बोलते हैं डेटर डेज। तो 70 दिन तक ये 70 डेज निकल के आता है, इतना मान के चल रहे हैं कि इन्फोसिस अपने डेटर से पैसा कलेक्ट करती है 70 डेज के अंदर अंदर। कंपनी ग्राहकों से पैसे लेने में औसतन कितने दिन लेती है। लोअर इज़ बेटर, फास्ट पेमेंट कलेक्शन, अगर कम से कम हो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फास्ट पेमेंट कलेक्शन है। इन्वेंट्री डेज, इन्वेंट्री तो होती नहीं है इनकी नंबर, क्योंकि ये आईटी कोई गुड मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, इनके पास इन्वेंट्री क्या होगी। इन्वेंट्री के लिए इनके पास, ये तो आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर देती हैं, और उनके लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एआई बिजनेस प्रोवाइड करती है, वो उसी की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो इनका इन्वेंट्री तो है नहीं कुछ। नंबर ऑफ डेज इन्वेंट्री इज हेल्ड बिफोर बीइंग सेड, स्टॉक कितने दिनों तक कंपनी के पास रहता है। तो इन्फोसिस आईटी कंपनी यूजुअली नॉट रेलिवेंट, नो फिजिकल स्टॉक। तो हम इधर इन्वेंट्री डेज पेबल डेज देखेंगे। डेज पेबल्स मतलब अपने कंपनी ने कुछ सामान उधारी पे ले रखा है, कुछ चीज़ें उधारी पे ले रखी है, उनको पैसा लौटाने में कितना दिन लेती है, दैट इज़ डेज पेबल। डेज द कंपनी टेक टू पे इट सप्लायर, कंपनी सप्लायर को भुगतान करने में कितना दिन लेती है। हायर कंपनी होल्ड्स कैश लॉन्गर,
अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा, देखो सिंपल से एक ह्यूमन बिहेवियर अगर हम देखें, हम क्या सोचते हैं, हमने जिसको उधार दिया है उससे पैसा जल्दी मिल जाए वो अच्छा है ना। क्यों? जल्दी मिल जाएगा तो हमारे पास हमारा पैसा आ गया। और किसी को उधार दे रखा है किसी से उधार लिया है तो उसको लेट लौटाए, ज़्यादा लेट लौटाएंगे तो क्या हुआ, कैश हमारे पास होल्ड पड़ा हुआ है। तो वही चीज़ बोल रहा है, हायर कंपनी होल्ड्स कैश लॉन्गर, कैश कन्वर्जन साइकिल 70 डेज। इसका मतलब क्या है, टाइम टेकन टू कन्वर्ट इन्वेस्टमेंट इनटू कैश, डेटा डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस पेबल डेज। पैसा लगाने से लेकर वापस कैश बनने में कितना समय लगता है उसे बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। मतलब पैसा लगाने से लेकर वापस कैश बनने में कितना समय लग रहा है, दैट इज कॉल्ड कैश कन्वर्जन साइकिल 70 डेज। लोअर है तो बेटर एफिशिएंसी है, ठीक है। अगर कम से कम है तो बेटर एफिशिएंसी। अब वर्किंग कैपिटल डेज देखते हैं। वर्किंग कैपिटल डेज क्या है, 39 डेज। वर्किंग कैपिटल डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल 70 डेज है, वर्किंग कैपिटल डेज 39 डेज। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू रन डेली ऑपरेशंस, रोज के बिजनेस को चलाने के लिए कितने दिन का पैसा चाहिए। तो 39 डेज, मतलब अगर डेली बिजनेस चलाना है तो 39 डेज तक का पैसा हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। लोअर एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कम से कम है तो एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऊपर पढ़ा था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम टोटल कैपिटल यूज, कुल निवेश किए गए पैसे पर कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है। अबव 20% दैट इज एक्सीलेंट, और इन्फोसिस का 38% है, दैट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, 38%, 15 से ऊपर के माना जाता है स्ट्रॉन्ग, अच्छा माना जाता है, मगर ये तो 38% है, वेरी स्ट्रॉन्ग। डाटा डेज टेबल्स अगर हम एनालाइज करें तो देखें तो डाटा डेज टेबल 70 है, गुड कलेक्शन टाइम, कैश साइकिल 70 डेज, मॉडरेट एफिशिएंसी, कैश कन्वर्जन साइकिल जो है मॉडरेट है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इम्प्रूव, वेरी हाई 38 to 40%, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी। ओवरऑल इन्फोसिस रेशियोज हाउ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट कंपनी। अब हम थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पढ़ते हैं इसके बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है, दिस शोज हु ओज द कंपनी शेयर्स, ठीक है। मालिकाना हक किस किस के पास है, ठीक है, ये देखा जाता है। प्रोमोटर्स कौन है, प्रोमोटर्स के पास 14.52%। प्रोमोटर्स कौन होते हैं जरा देखिए, फाउंडर, ओनर्स और ओरिजिनल प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो फाउंडर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया, एस्टैब्लिश किया है, फाउंडर्स, ओनर, कंपनी के मालिक जो एक्चुअल में है जिन्होंने बनाया, वो उनके पास कितना शेयर है, 100% होते हैं टोटल। 100 में से 14.52% कंपनी के फाउंडर्स और ओनर्स के पास है। बाकी और किस किस के पास है, हायर प्रोमोटर होल्डिंग्स मोर कॉन्फिडेंस। अब ये बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोमोटर्स के पास पैसा होना तो ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि कंपनी ने अपना मालिकाना हक अपने पास ही रखे, बट इनके पास राइट, वोटिंग राइट्स जो बोलते हैं, ठीक है। इन्फोसिस प्रोमोटर होल्डिंग इज लो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स लाइक यूएस फंड्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास कितना है, 30.27%। हाई FII, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन के इन्वेस्टर ज़्यादा है, तो इट मीन्स ग्लोबल ट्रस्ट कंपनी का बढ़िया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, DIIs, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लाइक इंडियन इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, LIC बैंक्स, दीज आर भारतीय संस्था, म्यूचुअल फंड्स, LIC एक्सेट्रा, दीज आर द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। इनके पास 41.08% का शेयर होल्डिंग है। तो डोमेस्टिक
इंस्टीट्यूशंस को इतना पसंद है शेयर कि उन्होंने पहले से रख रखा है, 41.08% तक का शेयर्स खरीद के रखा हुआ है। गवर्नमेंट का नॉर्मली प्राइवेट में कम ही होता है, पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा होता है इनका, तो गवर्नमेंट के पास 0.20% है। पब्लिक 13.69%, पब्लिक मीन्स रिटेलर हम जैसे लोग, उनके पास कितना 13.69% स्टॉक है। रिटेल इन्वेस्टर्स कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी। आम निवेशक रिटेल्स इन्वेस्टर्स वेरी हाई पब्लिक होल्डिंग्स कैन मीन्स वोलेटिलिटी। अदर्स मिसलेनियस कैटेगरी लाइक ट्रस्ट एम्प्लॉयज एक्सेट्रा 0.24%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स टोटल्स कितने हैं? 26,31,803। दीज आर दी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। टोटल नंबर ऑफ पीपल्स एंटिटीज होल्डिंग शेयर्स, कुल कितने लोग संस्थाएं शेयर रखती है? 26,31,803। सिंपल एनालाइज करें तो डी आई आईज 41%, एफ आई आईज 30%, वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। तो इंस्टीट्यूशंस को एफ आई और डी आई को इतना पसंद है इन्फोसिस शेयर कि सबके पास है, इन्हीं के पास टोटल मिला के 71% तो इन्हीं के पास है, एफ आईज और डी आईज को मिला के। अब कुल प्रोमोटर्स के पास 14% है, बट नॉर्मल फॉर इन्फोसिस। पब्लिक होल्डिंग मॉडरेट है। ओवरऑल इन्फोसिस इज इंस्टीट्यूशंस ड्राइविंग, मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी, इंस्टीट्यूशंस ने ज़्यादा शेयर्स रखे हुए हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग कंपनी। ये है स्ट्रॉन्ग कंपनी। इजी ट्रिक टू रिमेंबर। चलो अब हमने देखो, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, फंडामेंटल्स के टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली। अब हम इसके स्टॉक्स के एक एक अमाउंट्स को, एक एक फिगर्स को और ईयर बाइज ईयर चेक करते हैं। तो इसके लिए हम खोलते हैं, सबसे पहले ऐप है स्क्रीनर ऐप। अगर आपको कोई भी शेयर्स के फिगर्स जानना हो तो इस ऐप में हम देख सकते हैं। क्या नाम है स्क्रीनर। ये स्क्रीनर ऐप है। अगर आपको किसी भी शेयर्स के फिगर्स, फंडामेंटल्स एनालाइज करने हो तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। किस में से? स्क्रीनर में से। तो मैंने कौन सा शेयर्स उठाया? मैंने उठाया इन्फोसिस शेयर उठाया। इन्फोसिस के हम फिगर्स को एनालाइज करेंगे। तो अभी ये सब हमने पढ़ा, इन्फोसिस के बारे में हमने जान लिया है, इन्फोसिस क्या करती है। मार्केट कैपिटल अगर हम देखें इन्फोसिस का, ये भी हमने पढ़ लिया था, 5,27,551 करोड़। करंट प्राइस है शेयर का 1,301 रुपीज़। हाई इसका 1,728 इसका हाई गया, 1,215 इसका लो गया। स्टॉक पी 18.3 रुपीज़ है। बुक वैल्यू 205। डिविडेंड यील्ड 3.31%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.5% और रिटर्न ऑन इक्विटी 28.8%। ये सब पढ़ लिया हमने। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर का 5 रुपये। तो कंपनी अपना टोटल एसेट्स का यूज़ करके कितना रिटर्न कमा रही है? 37.5%। कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लगा के कितना रिटर्न दे रही है? 28.8% प्रॉफिट में। आओ अब कंपनी के पीयर्स कंपनी है। पीयर्स कंपनी में मतलब इट मीन्स सब्स्टिट्यूट कंपनी। कंपनी के कंपटीटर्स कौन कौन है? TCS इन्फोसिस के, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज़, विप्रो, टेक महिंद्रा, LTI माइंडट्री, परसिस्टेंट सिस्टम। अब हम देखते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम देखें, हर क्वार्टर बेसिस पे कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। इसमें हम सिर्फ रेवेन्यू देखेंगे, एक्सपेंस देखेंगे और जो प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट में से टैक्स पे करने के बाद आफ्टर टैक्स क्या आया। तो मेन हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे जो हमारा लिए रेलिवेंट है। बाकी सारे फिगर्स भी रेलिवेंट है, बट सारी चीज़ें पे करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है वो देखेंगे। अगर वो
दैट इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, क्वार्टरली बाय क्वार्टरली, दैट इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स कंपनी परफॉर्मिंग गुड। सारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सारी चीज़ें प्रॉफिट का खेल है। अगर कंपनी ईयर बाय ईयर, क्वार्टरली वाइज क्वार्टर अगर प्रॉफिट नहीं कमा रही है, डाउन जा रहा है, तो मतलब कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, कंपनी बिजनेस अच्छा नहीं कर रही है। तो उस शेयर्स में हमें पैसे लगाने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ पर अगर प्रॉफिट ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, क्वार्टरली वाइज क्वार्टरली इंक्रीज हो रहा था, दैट इज़ गुड साइन फॉर द कंपनी। हम वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं। दिसंबर 2022 से अगर हम देखें, सेल्स हुई थी 38,318 करोड़। सेल इट मीन्स रेवेन्यू। सो देखो रेवेन्यू बढ़ रहा है दिसंबर 2022 में 38,318 करोड़, दैट इज ऑन फिगर इन करोड़। मार्च में डाउन हुआ 37,441, जून में थोड़ा सा बढ़ा, सितंबर में बढ़ा, दिसंबर 2023 में बढ़ा 38,821, थोड़ा सा घटा कंपेयर देन प्रीवियस क्वार्टर। मार्च 2024 में भी घटा, जून 2024 में बढ़ा 39,315 करोड़, सितंबर 2024 में बढ़ा 40,986 करोड़, दिसंबर 2024 में बढ़ा, दैट इज़ 41,764 करोड़, मार्च 2025 में थोड़ा सा घटा 40,924 करोड़, जून 2025 में बढ़ा 42,279 करोड़, सितंबर 2025 में बढ़ा 44,490 करोड़ और दिसंबर 2025 में बढ़ा 45,479 करोड़। ऑल ओवर अगर हम रेवेन्यू की देखें तो दिसंबर 2022 से लेके दिसंबर 2025 तक फिगर हमारा बढ़ा है, तो दैट इज़ गुड साइन। एक्सपेंस घटाने के बाद अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख रहे हैं, मैं सब कुछ प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट दैट इज़ आफ्टर टैक्स। अगर हम दिसंबर 2022 में देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज़ 6,586 करोड़। उसके बाद मार्च 2023 में घटा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, क्वार्टरली घट रहा है 6,134 करोड़। जून 2023 में फिर घटा 5,945 करोड़। सितंबर 2023 में बढ़ा 6,215 करोड़। दिसंबर 2023 में बढ़ा 6,113 करोड़। मार्च 2024 में फिर बढ़ा 7,974 करोड़। जून 2024 में घटा 6,374 करोड़। सितंबर 2024 में घटा थोड़ा सा, बढ़ा 6,516 करोड़ एंड दिसंबर 2024 में 6,822 करोड़ एंड मार्च 2025 में 7,038 करोड़, जून 2025 में 6,924 करोड़, बढ़ा सितंबर 2025 में 7,375 करोड़ एंड दिसंबर 2025 में 6,666 करोड़। तो कंपेयर देन अगर हम देखें 6,586 2022 से लेके कंपनी ने परफॉर्म किया है, ठीक है, किस क्वार्टर में कम हुआ है, किसी क्वार्टर में ज़्यादा हुआ है। अब ऑल ओवर हमें देखने को तो सही मिला, क्या पता ईयर बेसिस पे ज़्यादा हो, एक क्वार्टर में घट सकता है, घट बढ़ सकता है। ऑल ओवर ईयर कैसा परफॉर्म हो गया, ये तो हमने क्वार्टरली वाइज देख लिए, ईयर परफॉर्मेंस देखते हैं। ईयर क्या, ईयरली बढ़ना ज़रूरी है, क्वार्टरली अगर नहीं हो रहा तो एटलीस्ट हर साल तो परफॉर्म अच्छा होना चाहिए ना। तो ये देखो यहाँ पर हमें दे रखा है 2014 से लेके हमें रेवेन्यू दे रखा है मार्च 2014 से, ये ईयरली का है, पूरे साल का है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, वो क्वार्टर वाइज दे रखा था यहाँ पर। अब हम पूरे ईयरली का प्रॉफिट चेक करेंगे। तो रेवेन्यू कितना था, 50,133 करोड़ का रेवेन्यू था मार्च 2014 में। अब इसको अगर हम देखें, मार्च 2015 में 53,319 करोड़ का बढ़ा है, मार्च 2016 में भी बढ़ा है, मार्च 2017 में भी 68,484 बढ़ा है, ईयरली बढ़ रहा है। मार्च 2018 में 70,522 करोड़ बढ़ा है, मार्च 2019 में 82,675 करोड़ बढ़ा है, 2020 में बढ़ा है, मार्च 2021 में 1,04,472 करोड़ बढ़ा है, मार्च 2022 में 1,21,641 करोड़ बढ़ा है, मार्च 2023 में
1,46,767 करोड़ बढ़ा है। मार्च 2024 में 1,53,670 करोड़ रेवेन्यू बढ़ रहा है। 2025 में रेवेन्यू बढ़ा है, मतलब ईयरली तो भाई परफॉर्म किया है। देखो भाई 2014 से अगर देखें 2014 से 50,133 करोड़ का रेवेन्यू था, बढ़ते बढ़ते 1,62,990 करोड़, मतलब कंपनी का कंटिन्यूसली ग्रोथ हमें देखने को मिला है। अब इसमें से अगर हम दिखा दें, हटा दें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हटा दें टैक्स निकालने के बाद जो प्रॉफिट देखे तो कितना प्रॉफिट है। 2014 में प्रॉफिट था 10,656 करोड़ नेट प्रॉफिट, ये रहा। अब बढ़ा है 2015 में बढ़ा 12,372 करोड़। 2016 में बढ़ा, हमें देखने को मिला बढ़ा हुआ 13,489 करोड़। 2017 में देखने को मिला 14,353 करोड़। 2018 में 16,029 करोड़। 2019 में घटा थोड़ा सा 15,429 करोड़ 410 करोड़। 2020 में 16,639 करोड़। मार्च 2021 में 19,423 करोड़। मार्च 2022 में 22,146 करोड़। मार्च 2023 में 24,108 करोड़। मार्च 2024 में 26,248 करोड़। मार्च 2025 में 26,750 करोड़ बढ़ा। तो ऑल ओवर हमें ईयर बाय ईयर हमें प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा। दैट इज़ गुड साइन ऑफ द कंपनी। बढ़िया है, हमें तो सही देखने को मिल गया। 10,655 करोड़ से लेके धीरे धीरे हर साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रो किया है। तो कंपनी इज़ ग्रोइंग, हम देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, घटा नहीं। हर साल कंपनी ने प्रॉफिट ग्रो किया है, कंपनी इज़ ग्रोइंग, तो इट इज़ अ गुड साइन। अब आओ बैलेंस शीट चेक करते हैं। कंपनी के इक्विटी कैपिटल मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 271 करोड़। इक्विटी कैपिटल 2071 करोड़ था 2024 में, 2014 में। शेयर होल्डर देखो बढ़ते जा रहे हैं, शेयर कैपिटल बढ़ता जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, शेयर कैपिटल बढ़ा 2074 करोड़। रिजर्व्स देखो, रिजर्व्स हमारा क्या है, अगर रिजर्व्स बढ़ते हैं तो इट इज़ अ गुड साइन। 44,244 करोड़ 2014 में था। 2015 में 50,000 समथिंग। 2016 में 60,600 करोड़। 2017 में 67,838 करोड़। मार्च 2018 में 63,835 करोड़। मार्च 2019 में 62,778 करोड़। ऑल ओवर देखने को बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ मिल रहा है। 2023 में 73,000, मार्च 2024 में 86,000, मार्च 2025 में इतना, सितंबर 2025 में 1,01,256 करोड़। रिजर्व्स इज ग्रोइंग एवरी ईयर रिजर्व्स इज ग्रोइंग, दैट इज द गुड साइन ऑफ द कंपनी। बोरोइंग्स देखो 2014 में तो ज़ीरो था, 2015 में भी ज़ीरो, 2016 में भी ज़ीरो, 2017 में भी ज़ीरो, 2018 में भी ज़ीरो। 2020 में कंपनी का बोरोइंग्स, कंपनी का लोन लिया कंपनी ने 4,633 करोड़। 2019 तक तो कंपनी ज़ीरो बोरोइंग्स में थी। 5,325 करोड़, 5,400 बढ़ रहा है, बट इट्स एक्सेप्टेबल। नो 8,755 करोड़ तक का इनका बोरोइंग्स है। अदर लाइबिलिटीज़ जो 12,436 करोड़ था मार्च 2014 में। मार्च 2015 में 15,553 करोड़। मार्च 2016 में 13,350 करोड़। 2017 में 14,166 करोड़। 2018 में 14,426 करोड़। बढ़ते बढ़ते इट्स अदर लाइबिलिटी बढ़ा है, बट हमारे पास रिज़र्व अच्छा खासा है। दैट इज़ गुड साइन, कंपनी अच्छा है। दैट इज़ नॉट गुड साइन, बट
हाँ, इतना अगर बिजनेस चलेगा तो लाइबिलिटीज़ तो होंगी। फिक्स एसेट्स अगर हम चेक करें 8000 मार्च 2014 में 8378 करोड़ था। बढ़ते 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 मतलब कंपनी इज़ एक्सपेंडिंग। देखो 8378 करोड़ का फिक्स एसेट था हमारे पास 2014 में, और ये बढ़ते बढ़ते हमारा अब कितना हो गया है सितंबर 2025 में 32,656 करोड़ का। CWIP असेट्स अंडर कंस्ट्रक्शंस, जो अधूरी एसेट्स होती हैं, नॉट कंप्लीट नॉट रेडी, वो कितना है 961 करोड़। जब कंप्लीट होती है तो दैट इज द पार्ट ऑफ द दैट बिकम द पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन 961 करोड़ 2014, ये बढ़ घट सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, बट हाँ अभी अगर हम देखें तो हमारे पास अभी करंट कितना है 1124 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग तो दैट मीन्स कंपनी इज़ इन्वेस्टिंग ईयर बाय ईयर। मार्च 2014 में 4331 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी, और ये बढ़ते बढ़ते अभी देखें तो कितनी हो गई है 23,485 करोड़ ईयर बाय ईयर। भी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखो, प्रीवियस ईयर तो इट इज़ इंक्रीजिंग। अदर एसेट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ऑल ओवर हमने देखा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखा हमने हमें फाइनेंशियली बैलेंस शीट देखने को मिली, जिसमें हमें फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखा, रिजर्व्स भी बढ़ता हुआ नज़र आया, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती हुई नज़र आई। बोरोइंग्स कम थी, बट बिजनेस बढ़ेगा तो बोरोइंग्स भी आई, अदर लाइबिलिटीज़ भी आई थोड़ी बड़ी। बाकी ऑल ओवर हमें बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आई। तो हर जगह से ये हमें सही देखने को मिल रहा है। हाई एंड लो भी देखे तो लो 1200 तक का था और हाई 1700 तक का था, और अभी स्टॉक लाई कर रहा है 1300 के आसपास। हाई एंड लो की अगर बात करें, लो कंपनी एक साल के अंदर अंदर सबसे कम लो कितने रेट पे गया है शेयर 1200 के आसपास गया है, और सबसे ज़्यादा हाई कितने पे गया है 1700 के आसपास ही हाई गया, और अभी कितना चल रहा है 1300। तो मतलब हर जगह से इट इज़ अ गुड साइन टू परचेज़। और कैश फ्लो भी अगर देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इतनी थी, इन्वेस्टिंग करने के बाद इतना कैश फ्लो हमारे पास, रिजर्व हमारे पास कैश भी पॉजिटिव में आ रहा है। तो इट इज़ गुड साइन हर जगह से। तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसमें, अपने एसआईपी करें या हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, तो इट इज़ अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट। तो इतना ही मेरी वीडियो में आज के लिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये। इसमें हमने फंडामेंटल्स पढ़े, इन्फोसिस के बारे में जाना, हमने इन्फोसिस का पूरा ओवरव्यू देखा हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।